नमस्कार, स्वागत है आपका खबरों का पंचनामा में। मैं हूं आपके साथ वक्ता। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार जी। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। औरंगाबाद की रैली में उद्धव ठाकरे पर जमकर बरसे राज ठाकरे, लाउडस्पीकर पर अघाड़ी को घेरा। उद्धव का पलटवार, बोले ऐसे भूंगीधारी पुंगीधारी बहुत आए और गए। हिंदुत्व का मुद्दा छोड़ शरद पवार ने अलापा नया राग, बोले धर्म के नाम पर हो रही राजनीति महंगाई बेरोजगारी पर नहीं करता कोई बात। समान नागरिक संहिता को लेकर भड़के ओवैसी, कहा देश में इसकी जरूरत नहीं। बीजेपी का पलटवार, मुसलमानों के हित के लिए है ये कानून। ध्रुवीकरण पर सीएम गहलोत का बड़ा बयान, बोले करौली दंगा बीजेपी का एक प्रयोग जो रामनवमी पर 7 राज्यों में हुआ। इमरान के बाद सऊदी अरब के आगे पाक के नए पीएम शहबाज ने फैलाए हाथ, भीख में मिला $8 बिलियन का पैकेज। सबसे पहले बात राज ठाकरे की। लाउडस्पीकर विवाद के बीच राज ठाकरे ने आज औरंगाबाद में पूरे जोर शोर के साथ एक रैली की और फिर लाउडस्पीकर को लेकर उद्धव ठाकरे पर जमकर वार किया। उद्धव सरकार पर तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप लगाया, तो वहीं दूसरी तरफ बौखलाए उद्धव ठाकरे ने भी राज ठाकरे की रैली पर तंज कसा और कहा ऐसे कई भूंगेधारी और पुंगेधारी आए, उनके झंडे बदलते गए, मुद्दे बदलते गए। अब वो मराठी का मुद्दा छोड़कर हिंदुत्व का मुद्दा थाम रहे हैं। हमने ये खेल बहुत देखे हैं। वो तरह तरह के मुद्दों से खेल रहे हैं, अस्तित्व के संकट को झेल रहे हैं। नकली हिंदुत्व की लोगों को मार्केटिंग करने दो, असली हिंदुत्व को मानने वाले नेता और पार्टी की पहचान जनता को बखूबी है। डॉक्टर साहब, राज ठाकरे की रैली से उद्धव ठाकरे हिंदुत्व को लेकर इतना हैरान परेशान क्यों हो चुके हैं? बिल्कुल, राज ठाकरे इस रैली के बाद से ही इज बैक, जिसको कह सकते हैं कि वो महाराष्ट्र की राजनीति में वो वापसी उनकी हुई है और एक ऐसे मुद्दे पे हुई है जिसमें उद्धव ठाकरे पूरी तरीके से फंसे हुए नजर आ रहे हैं। उनको समझ में नहीं आ रहा है कि किसको मना किया जाए, किसको मनाया जाए, किसे दंडित किया जाए, हिंदुओं के पक्ष में बोला जाए कि अजान के पक्ष में बोला जाए। उद्धव ठाकरे पूरी तरीके से वो कंफ्यूज नजर आ रहे हैं। उनकी सरकार जो फैसले ले रही है वो लोगों के गले नहीं उतर रही और इसलिए राज ठाकरे ने आज इन तमाम चीज़ों के ऊपर जो बयान दिए और जिस तरीके से हुंकार भरी है, वो साफ साफ एक इशारा है कि महाराष्ट्र की राजनीति में एक नया ध्रुवीकरण देखने को मिल रहा है। एक तरफ पता नहीं गैंग है और दूसरी तरफ हिंदुत्व गैंग है। पता नहीं गैंग मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये जो अघाड़ी में जो 3 पार्टियां हैं, कांग्रेस पार्टी, एनसीपी और शिवसेना, ये एक साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे भी पता नहीं। कांग्रेस पार्टी शिवसेना के साथ आएगी पता नहीं। एनसीपी क्या कांग्रेस को छोड़कर शिवसेना के साथ आएगी पता नहीं। और शिवसेना अपने हिंदुत्व के साथ जिस तरीके से वो पहले खड़ी रहती थी, जिस तरीके से हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे हिंदुत्व के मुद्दे पे अडिग रहते थे, वो उद्धव ठाकरे करेंगे पता नहीं। तो ये जो कॉम्बिनेशन बन रहा है महाराष्ट्र की राजनीति में कि एक तरफ मन से राज ठाकरे और बीजेपी के बीच नज़दीकियां और दूसरी तरफ एक कन्फ्यूजन की स्थिति, यही इस रैली ने आज साबित किया है। जी डॉक्टर साहब, एक तरफ राज ठाकरे की रैली से उद्धव ठाकरे परेशान हैं, तो दूसरी तरफ शरद पवार की बेचैनी भी बढ़ गई है। लाउडस्पीकर और हनुमान चालीसा पर विवाद के बीच शरद पवार ने महंगाई पर चिंता जाहिर की है। शरद पवार का कहना है कि जरूरी मुद्दों को छोड़कर देश में जाति और धर्म जैसे मुद्दों पर बहस चल रही है, जिससे देश पीछे जा रहा है। लेकिन लोगों के असली मुद्दे क्या हैं? बढ़ती महंगाई, खाने और बेरोजगारी को लेकर बात होनी चाहिए, लेकिन कोई भी इनकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा है। डॉक्टर साहब, आज से जो पहले शरद पवार हिंदुत्व के कार्ड को लेकर खेल खेला करते थे, आज राज ठाकरे की रैली के बाद उनके मुद्दे बदल कैसे गए? देखिए, शरद पवार मास्टर प्लेयर हैं चीजों को इधर से उधर भटकाने में। दिक्कत क्या है?
शरद पवार को यह ज्ञान तब नहीं होता जब राहुल गांधी हिंदुत्व को गाली देते हैं, तब यह ज्ञान उनको नहीं होता। और आप सरकार चलाने वाले लोगों में से हैं, आपके मुंह से तो यह बात निकलनी ही नहीं चाहिए। क्या डिस्कशन होना चाहिए? वो तो शुक्र मनाइए कि आप लोगों की वजह से, आपकी नीतियों की वजह से, आपके फैसलों की वजह से यह लाउड स्पीकर एक मुद्दा बन गया। सीधा सिंपल सा सवाल था राज ठाकरे का कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन किया जाए, आपने नहीं किया, तो ध्यान कौन भटका रहा है? और आपको धन्यवाद देना चाहिए राज ठाकरे को कि वो इन मुद्दों को नहीं उठा रहे हैं। आपकी सरकार है, महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा कीमत पेट्रोल डीजल की है, कौन जवाब देगा? आप जवाब दे पाएंगे? उद्धव ठाकरे जवाब दे पाएंगे? नहीं दे पाएंगे। बेरोजगारी किसका काम है? सरकार आपकी। रोजगार राज ठाकरे देंगे, भारतीय जनता पार्टी देगी। सरकार किस लिए आप चला रहे हो? तो ये बेकार की बातें। दिक्कत क्या है कि इन सब चीजों में अघाड़ी सरकार, उनकी जो हिपोक्रेसी है, उनका जो मुस्लिम प्रेम है, उनकी जो मुस्लिम अपीजमेंट नीतियां हैं, वो एक्सपोज हो रही है। इसलिए शरद पवार बौखलाए हुए नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल। तो महाराष्ट्र में हिंदुत्व पर बहस हो रही है और दिल्ली में ओवैसी साहब को समान नागरिकता कानून से बेचैनी हो गई है। यूनिफॉर्म सिविल कोड के लागू होने से पहले ही असदुद्दीन ओवैसी ने इसका विरोध किया है और कहा है कि इसकी देश में जरूरत नहीं है। गोवा में दूसरी शादी करने का कानून है, वहां तो बीजेपी सरकार भी है, तो उस पर रोक क्यों नहीं लगाई जाती? ओवैसी के इसी बयान पर असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने पलटवार किया और कहा कि हर कोई यूसीसी चाहता है, मुस्लिम महिलाओं को न्याय दिलाने के लिए इस कानून को लागू करना जरूरी है। कोई भी मुस्लिम महिला नहीं चाहती है कि उसका पति 3 और पत्नियों को घर लाए। यूसीसी मेरा मुद्दा नहीं है, ये सभी मुस्लिम महिलाओं का मुद्दा है। डॉक्टर साहब, ओवैसी मुसलमानों के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड कानून को गलत क्यों बता रहे हैं और इनके जैसे नेताओं को इस कानून से परेशानी क्यों है? देखिए, ये सब अधपके मुसलमान हैं। इनको मीठा मीठा गप गप और कड़वा कड़वा थू थू करने की आदत हो गई है। और कांग्रेस पार्टी अपने मुस्लिम अपीजमेंट नीतियों की वजह से, और जो सेकुलर पार्टियां हैं, वो जो मुस्लिम वोटों का की जो लालच है, उस वजह से मुस्लिम समाज को इन लोगों ने अंधकार में रखा है, खास करके महिलाओं को। ये बोलते हैं कि भाई ये हमारा अधिकार है कि हमारा पर्सनल लॉ हो, इस्लाम के मुताबिक धर्म मेरा ये कहता है, संविधान ये कहता है। ये आर्गुमेंट देते हैं, ये कहते हैं कि जो संविधान है वो हमें ये अधिकार देता है कि हम अपने धर्म के मुताबिक अपने जीवन का पालन करें। लेकिन भाई पूरा पालन करो। आप कहते हो भाई पर्सनल लॉ नहीं चाहिए, लेकिन क्रिमिनल लॉ संविधान वाला चाहिए। भाई शरिया के कानून से ही अगर आपको चलना है, इस्लामिक कानून से ही चलना है, तो आप क्रिमिनल और पर्सनल दोनों ही चीजें आप एक्सेप्ट करो जी। तो वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तब क्या होगा? तब यही होगा कि एक हिंदू एक मुसलमान जाएगा चोरी करने, पकड़ा जाएगा, हिंदू को 6 महीने की सजा होगी, मुसलमान के 2 हाथ काट दिए जाएंगे। ये नहीं चाहिए इनको। पूरा शरीयत का कानून नहीं चाहिए। 3-3 शादियां करने में बड़ा इंटरेस्टेड है ये लोग। इनको 4-4 बीवियां चाहिए शादी के बाद। तो ये तमाशा बंद होना चाहिए। और ये जो मुसलमानों को बरगलाया जा रहा है, मुस्लिम महिलाओं के ऊपर अत्याचार करने का ये जो पर्सनल लॉ का टूल रखा हुआ है इन लोगों ने, इसके ऊपर तो बुलडोजर चलना चाहिए और अच्छे तरीके से चलना चाहिए। और जो सवाल हेमंत बिस्वा शर्मा ने पूछा है, वो हर पत्रकार को पूछना चाहिए ओवैसी से कि आपकी अगर बेटी है, भतीजी है, बहन है, क्या उसका शौहर 3 और शादियां कर ले, घर में लेके आ जाए,
वो सही है या गलत है। जी डॉक्टर साहब, एक तरफ ओवैसी समान नागरिक कानून से परेशान है तो दूसरी तरफ कांग्रेस बीजेपी को घेरने के लिए बेतुकी बयानबाजी कर रही है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का कहना है कि आरएसएस और बीजेपी ने तय कर रखा है कि देश को हिंदू मुस्लिम और जाति के बीच में बांटना है। करौली हिंसा राजस्थान में बीजेपी का एक प्रयोग था जिसे उनकी सरकार ने रोक दिया। वहीं प्रदेश में रामनवमी पर सब धर्मों ने मिलकर जुलूस निकाले जिससे बीजेपी का एजेंडा फेल हो गया। बीजेपी ने करौली वाला प्रयोग रामनवमी पर 7 राज्यों में किया और वहां दंगे भड़के, फिर वहां बुलडोजर चलवा दिए। डॉक्टर साहब, अशोक गहलोत ने जो करौली में दंगे हुए उसे बीजेपी का प्रयोग बता दिया है, क्या कहेंगे आप? देखिए, वो आधा सच बता रहे हैं। प्रयोग तो है, बिल्कुल प्रयोग है, और ये प्रयोग आरएसएस और बीजेपी का नहीं है, ये प्रयोग पीएफआई का है, ये प्रयोग मुस्लिम कट्टरपंथी ऑर्गेनाइजेशंस का है, ये प्रयोग हिंदुस्तान को बांटने वाले लोगों का है, ये प्रयोग टुकड़े टुकड़े गैंग का है, ये प्रयोग शाहीन बाग चलाने वाले दलालों का है। और रही बात बुलडोजर चलाने की, तो गहलोत से तो ये पूछा जाना चाहिए कि 300 साल पुरानी मंदिर शिवलिंग, शिव जी की मंदिर को, उस पर किस बात का बुलडोजर चलाया गया? क्यों आपने चलाया? क्यों आपके ही पार्टी के लोग करौली में पकड़े जा रहे हैं? पीएफआई के साथ उसके लिंक से निकल रहे हैं। कहां छुपा के रखा था? गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? पुलिस क्या कर रही थी? ये तमाम सवालों का जवाब गहलोत को देना है, तो वो चीज़ों को डिफ्लेक्ट कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि भाई ये प्रयोग कहीं और हुआ था, तो ये बता दीजिए कि पहला पत्थर किसने चलाया? वो आरएसएस का व्यक्ति था। जिस मस्जिद से पत्थरबाजी की गई वो बीजेपी का हेडक्वार्टर है क्या? वो मस्जिद बीजेपी वहां से ऑपरेट करती है? अगर ये प्रयोग है तो ये भी बताया जाए कि पुलिस मूक दर्शक क्यों बनी हुई थी? पुलिस के सामने लोग डंडे रॉड्स लेकर के हिंदुओं के घरों को जला रहे थे, उनकी वाहनों को तोड़ फोड़ कर रहे थे, तब आप कहां सो रहे थे? दरअसल ये जो कांग्रेस पार्टी है, हिंदुओं के प्रति, हिंदुत्व के प्रति, हिंदुत्ववादियों के प्रति जो इनकी इनहेरेंट घृणा है, वो परिलक्षित हो रहा है इनके बयानों में। टाइम ओवर हो गया। गहलोत साहब ने ऐसे ऐसे कारनामे कर दिए कि अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी अपने ऐतिहासिक हार की तरफ बढ़ रही है। जी डॉक्टर साहब, आखिरी खबर पाकिस्तान पर। आर्थिक तंगी से जूझ रहे पाकिस्तान को सऊदी अरब से भीख में 8 बिलियन अमेरिकी डॉलर का बड़ा पैकेज मिला है। उसे ये मदद प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की सऊदी अरब की यात्रा के दौरान मिली है। 8 बिलियन अमेरिकी डॉलर के पैकेज में तेल की वित्त पोषण सुविधा को दोगुना करना, डिपॉजिट के माध्यम से अतिरिक्त धन देना और मौजूदा 4.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर से जुड़ी सुविधाओं को शामिल किया गया है। डॉक्टर साहब, क्या इस तरह पैसे मांग मांग कर नए पीएम पाकिस्तान की तंगी को दूर कर पाएंगे? देखिए, इसमें कोई शक ही नहीं है कि पाकिस्तान ऑलरेडी एक डेट ट्रैप के अंदर फंसा हुआ है और उससे निकलने के लिए उन्हें पैसे चाहिए। जब इमरान खान प्रधानमंत्री थे तो बताया जा रहा था कि कम से कम 12 बिलियन डॉलर चाहिए इनको, और अपने पहले ही विजिट के अंदर इन्होंने ये कमाल दिखा दिया। इमरान खान की तो हालत ऐसी ख़राब हो रही होगी, उनको लग रहा होगा कि ये किस तरह की राजनीति, किस तरह का खेल इनके साथ हो गया। वेस्ट एशिया के जो देश हैं उनके प्रिंस अगर आते थे, वहाँ के कोई डिग्निटरी आता था, तो इमरान खान खुद ड्राइव करके उनको लेकर के आते थे, लेकिन पैसा नहीं मिलता था। ये इमरान खान कटोरा लेकर के पूरी दुनिया में घूम रहा था, पैसे नहीं मिलते थे। शहबाज शरीफ पहले ही विदेशी दौरे में उन्होंने ये कमाल कर दिया। तो ये जो इमरान खान की पार्टी के लोग जो शहबाज शरीफ को वहाँ गालियाँ दे रहे थे, चोर है, गद्दार है, विदेशी एजेंट है, जिनके ऊपर केसेस वगैरह लग गए हैं, वो बता रहा है कि क्या फ्रस्ट्रेशन लेवल है इमरान खान की। ये मुल्क, इसे अभी पैसे की ज़रूरत है, पैसे नहीं मिले तो वो तबाह और बर्बाद हो जाएगा, पाकिस्तान अलग अलग टुकड़ों में बट जाएगा। लेकिन यहाँ समझने वाली बात यह है कि ये पैसे तो आएंगे,
ये भी ख़त्म हो जाएंगे, फिर क्या करोगे? पाकिस्तान हिंदुस्तान से हर चीज़ की बराबरी करने के चक्कर में इस मुकाम पे पहुंचा है कि ये टुकड़ों टुकड़ों में होने को जो बेकरार है। जी डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद इतनी जानकारी के लिए। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज के लिए इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।